हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली और नौकरों के बने हुए क्वार्टर की जानिब चली गई थी। मुझे अंदाजा था कि इस वक्त वो भी जाग रहा होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही मैंने उसकी खिड़की पर 2 से 3 बार दस्तक दी तो फौरन से उसने खिड़की खोल दी। उसकी सुर्ख आंखें उसके रत जगह की खमियाजी कर रही थी। मैं फौरन से अपने कमरे से उसे बाहर ले आई। उसे लेकर मैं लॉन की पिछली साइड पर आ गई थी। हम दोनों साथ बैठ गए थे। हम दोनों ही अपनी अपनी सोचों में गुम थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन हालात का कैसे मुकाबला किया जाए, इस सब से कैसे निकला जाए। तभी जैन की आवाज इस खामोशी का सीना चीरते हुए मेरे कानों में गूंजी थी। तो तुमने क्या सोचा है मलीहा, मेरे और अपने बारे में? क्या तुम बड़े मालिक को ये सब बता सकती हो? उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली थी। मैं इस वक्त बहुत परेशान थी, एक बहुत बड़े झूठ और इल्जाम को सह रही थी। मैं नहीं जानती कि आने वाला वक्त मुझे क्या रंग दिखाने वाला है। मैं बस इतना जानती थी कि दादा अब्बू का फैसला मेरे लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं था और मैं सोचकर परेशान थी कि इनके दिल से मैं अपनी गलतफहमी कैसे दूर करूं। जैन के दोबारा मुखातिब करने पर मैंने उसे कहा कि मैं नहीं जानती कि कल क्या होगा, मगर सच ये है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर वो सरशारी से मुस्कुराया था, जैसे मेरे अल्फाज ने उसके दिल को तकवीयत पहुंचाई। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया था और हम दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में गुम हो गए थे। हमें इर्द गिर्द का कोई होश नहीं रहा था। दूसरे दिन सुबह के वक्त जब मैं नाश्ते के टेबल पर थी तो दादाजी ने मुझे और दादी को बैक वक्त मुखातिब होकर कहा कि आज सोबिया और असलम हमारे घर सलमान और मलीहा की शादी की तारीख फिक्स करने आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर मेरे हाथ से नवाला छूटकर प्लेट में जा गिरा था। मैं बेयकीनी से उनकी तरफ देखने लगी, मगर दादाजी ने अपना फैसला सुनाया और वहां से चले गए थे। और मैं जानती थी कि उनका फैसला अटल था, उनका फैसला कभी बदल नहीं सकता था। मगर मैं जैन के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरे दिल में उसी का नाम था, उसी की हुक्मरानी थी, और अब यूं उसके अलावा किसी और से शादी कर लेना मेरे लिए नामुमकिन ही था। मगर ये बात मैं किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। जानती थी कि अगर दादाजी को ये बात पता चल गई तो हो सकता है कि वो जैन को अपनी आंखों से देखने भी से महरूम कर दे। हो सकता है कि उसके लिए जिंदगी को वो मुश्किल बना दे। यूं भी मुझे सुलेमान से बहुत नफरत थी, इस कदर नफरत कि मैं उसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी। इसकी वजह से ही तो मेरे शफीक, मेहरबान बाप जैसे दादाजी मुझसे नाराज हो गए थे, मुझसे बदसन हो गए थे। और ये सारा किया धरा सुलेमान का था। मैं नहीं जानती थी कि उसने मुझ पर यह तोहमत क्यों लगाई थी, मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम क्यों लगाया था। इसकी वजह से दादाजी मुझसे खिंच से गए थे, वो बहुत से तहफ्फुज़ात का शिकार हो गए थे। इसीलिए सुलेमान को नापसंद करने के बावजूद भी उन्होंने उसके साथ मेरी शादी जल्द से जल्द तय कर दी थी। मैं उसकी असलियत दादा और दादी को दिखाना चाहती थी। मैं ये बताना चाहती थी कि वो झूठ बोल रहा है, न जाने उसका क्या मकसद है। और दूसरी तरफ मैं अपने दिल के हाथों भी मजबूर थी। समझ नहीं आता था कि क्या करूं, दादाजी को कैसे समझाऊंगी। मैं इन्हें जैन के बारे में बताकर खुद से मजीद बदजन नहीं करना चाहती थी। जानती थी कि अगर इन्हें जैन के बारे में अभी ये बात बताई तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करके कल की बजाय आज ही मुझे सुलेमान के साथ रुखसत कर दे और उसकी बताई हुई बातों पर ईमान भी ले आए, जो कि मैं किसी भी सूरत नहीं चाहती थी। मेरे लिए मेरी इज्जत और दादाजी की निगाहों में अपना मुकाम बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। पूरा दिन मैं इन्हीं सोचों में गुम रही थी। आते जाते जैन की मुझ पर नजर रही थी। वो भी अबरू उचका कर मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछ रहा था। क्योंकि दादा दादी की नजर पर मुझ पर ही रहती थी, इसलिए मैं जैन के साथ कोई भी बात नहीं कर सकती थी। तभी पुप्पो की ससुराल में फौतगी हो गई थी और वो लोग वहां पर जा रहे थे। ये सुनकर मैंने सुक्का सांस लिया कि कुछ वक्त के लिए तो अब सलमान नामी मुसीबत मेरे सर से टल गई है। रात को जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तब खिड़की पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। जब मैंने बाहर देखा तो वहां पर जैन खड़ा था। उसके लिए मैंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। आज मैं इतनी परेशान थी कि मैंने ये एहतियात भी नहीं की कि अगर दादा ने देख लिया तो न जाने क्या हो जाएगा।
मैं उसे लेकर कमरे में आ गई। मेरी परेशानी को देखकर वो भी परेशान हो गया और कहने लगा, क्या बात है, तुम क्यों इतनी उदास हो, इतनी परेशान लग रही हो। पूरा दिन मैंने यही सोचते हुए गुजारा है कि न जाने तुम्हें क्या मसला है। उसकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी और उसके सीने से सर टिका दिया और कहने लगी कि तुम नहीं जानते कि मैं कितनी परेशान हूँ। दादा अबू मेरी शादी कर रहे हैं और सलमान के घर वाले कुछ ही दिनों में शादी की तारीख लेने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर वो भी परेशान हो गया। उसने मुझे अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया और तसल्ली देने लगा कि सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, तुम दादाजी को बता दो कि तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती। हो सकता है वो तुम्हारी बात समझ जाए और रिश्ते से इनकार कर दे। मगर ये मुश्किल था। दादा अब्बू कभी भी किसी मुलाजिम के साथ मेरी शादी नहीं कर सकते थे। इसी वक्त दरवाजे पर खटके की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ही परेशान, हम दोनों ही हड़बड़ा गए थे। मेरा घबराहट के मारे बुरा हाल था और तभी दरवाजे पर जब नजर पड़ी तो जैन हमारे घर के माली का बेटा था। वो शुरू से ही हमारे घर में ही रहा था। उसकी वालदा का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और हमारे माली इसको लेकर सर्वेंट क्वार्टर में ही आ गए थे। मेरे अम्मी अब्बू का बचपन में इंतकाल हो गया था। मुझे मेरे दादा दादी ने ही पाला पोसा था। यूं मैंने दादा दादी के अलावा जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं देखा था। मेरे दादा बहुत सख्त थे, बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले थे। मेरे लिए इनका तमाम गुस्सा नरम पड़ जाता था। मुझसे वो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे और मेरे लिए वो अक्सर अपने असूलों से भी पीछे हट जाते थे। जैन को भी उन्होंने सरकारी स्कूल में माली से कहकर दाखिला करवा दिया था। हम दोनों एक ही क्लास में थे। रोजाना हम दोनों का आमना सामना होता रहता था। बचपन का साथ था और बचपन में ही हम इकट्ठे भी खेलते थे। न जाने कैसे मैं उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता था, मगर मेरे और अपने ताल्लुक की वजह से वो कभी भी इस पसंदीदगी को जुबान पर नहीं लाया था। रफ्ता रफ्ता हम दोनों के दिल ही एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे और हम दोनों के लिए एक दूसरे के बगैर रहना नामुमकिन हो गया। हम दोनों ही अपनी इस कैफियत से घबरा गए थे। वो मालिक हमारे का बेटा था और मैं इस गांव के चौधरी की बेटी थी। दादा अबू ने सुनते ही मेरा कत्ल कर देना था। सलमान मेरी फुफ्फो का बेटा था। मेरे उसके साथ कभी भी नहीं बनी थी। वो इंतहाई आवारा और अजीब किस्म का इंसान था। दादा अबू को भी वो नवासा होने के बावजूद भी अपनी आदतों की वजह से सख्त नापसंद था। फुफ्फो कई बार मेरे लिए दस्ते सवाल लेकर दादा अबू के पास आई, मगर दादा अबू ने सुनते ही इनकार कर दिया। वो कभी भी मेरी शादी इसके साथ करने पर सोच भी नहीं सकते थे। मैं ये सब जानती थी, इसीलिए मुतमईन थी कि दादा अबू कभी नहीं मानेंगे। मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। दादी को मैंने बताया था कि आजकल मेरा प्रैक्टिकल है, आज मैं लेट हो जाऊंगी, आज ड्राइवर को लेट भेजिएगा। तभी जब मैं प्रैक्टिकल की क्लास लेने के बाद कॉलेज से बाहर आई तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं हैरान परेशान रह गई कि आज ड्राइवर मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आया। काफी देर तक मैं वहीं पर खड़े रहकर इंतजार करती रही। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था, न जाने क्या वजह है। दादी को मैं बताकर भी आई थी कि आज इस वक्त ड्राइवर को भेज दीजिएगा, मगर शायद दादी भूल गई हो या हो सकता है कि कोई और मसला हो गया हो। मैं फिर बस में सवार होकर गांव आ गई थी। आज चूंकि मैंने लोकल सफर तय किया था, इसलिए मुझे घर आते आते शाम हो गई थी। जब मैं घर में आई तो घर का अजीब माहौल बना हुआ था। दादी बुरी तरह से रो रही थी और दादा वो इंतहाई गुस्से में थे। मुझे देखते ही उन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारे और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गए। मुलाजिमों के सामने अपनी ये दुर्गत बनते देखकर मैं शौक के आलम में रह गई थी। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ दादा ये सब क्यों कर रहे हैं। दादा अबू ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और कहने लगे कि आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। और फिर दादा अबू ने सलमान के साथ मेरी शादी तय कर दी। ये सारी सूरत हाल मेरे लिए बेयकीनी की हामिल थी। समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाऊं, किससे पूछूं कि दादा अबू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी फिर जैन ने मुझे बताया कि आज दिन जब मैं कॉलेज में गई थी तो सलमान को दादी ने मुझे लेने के लिए भेजा था, क्योंकि इस वक्त तमाम मुलाजिम ही दादा अब्बू के साथ जमीनों पर गए हुए थे। सलमान थोड़ी ही देर के बाद वापस आ गया और उसने घर पर आकर ये सबको बता दिया कि मैं कॉलेज आज गई ही नहीं हूँ। कॉलेज में कोई मेरे बारे में नहीं जानता कि मैं कहाँ पर हूँ, और ये बात उसने दादा दादी दोनों को मुलाजमों के सामने ही बताई थी। और फिर मैं भी शाम के वक्त जब वापस आई तो सलमान की बात की तस्दीक हो गई थी। बदनामी के डर से दादा अब्बू ने सलमान से मेरी शादी तय कर दी थी। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। सलमान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? उसने मेरी जात को सबके सामने सवालिया निशान क्यों बना दिया? जैन ने मुझे तसल्ली दी, कहने लगा कि कोई तुम पे एतबार करे या ना करे, मैं तुम पे एतबार करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम सच कह रही हो, मगर सवाल ये था कि उसने मेरे बारे में झूठ क्यों कहा था।
और दादा दादी दोनों ने ही उसकी बात पर यकीन कर लिया था और फिर उसके साथ मेरी शादी भी तय कर दी। इसके बाद मेरा सलमान के साथ कभी सामना ही नहीं हुआ था। मेरी पढ़ाई छूट गई थी। फुफ्फो जब भी आती ऐब से अजीब नजरों से ही मुझे देखकर मुस्कुराती और चली जाती। उनकी नजरों से मुझे खौफ महसूस होता था, क्योंकि अब मैं इस पोजीशन में नहीं थी कि अपनी नापसंद का इजहार कर सकूं। मैं दादा दादी को ज़ैन के बारे में मुनासिब वक्त पर बताना चाहती थी, मगर अब मैं ये सब कुछ मेरे साथ हो गया था। ऐसे में सोच रही थी कि दादा अब्बू को ज़ैन के बारे में कैसे बताऊं। और अब दादा अब्बू ने जब मुझे ज़ैन के साथ कमरे में देखा तो गुस्से से भुन्ना उठे थे। उन्होंने ज़ैन को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। रात के इस पहर उसे अपने बाप के साथ धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया था। मैं खौफ से अपनी जगह पर पत्थर की मूरत बनकर रह गई थी। दादा अब्बू को मेरे और ज़ैन के बारे में गलत मौके पर गलत अंदाज में पता चला था और अब उनकी तोपों का रुख मेरी तरफ था। उनके अल्फाज सुनकर मैं जमीन में गड़ी जा रही थी। उनके हाथ मेरे चेहरे पर उंगलियों के निशान छोड़ते जा रहे थे। मुझे इतनी तकलीफ इनके मारने की नहीं थी जितनी इनकी बातों से थी। वो मुझे आवारा, बदकिरदार और न जाने क्या कुछ कह रहे थे, जो अपनी ख्वाहिशात में इस कदर अंधी हो गई थी कि उसने एक घर के मुलाजिम को भी नहीं बख्शा। उसके साथ उनकी इज्जत को दागदार कर दिया। दादाबू मेरे कमरे से बाहर चले गए और मैं पत्थर का बुत बनी बैठी रह गई। दादाबू का बस नहीं चल रहा था कि वो कल के बजाय आज ही मुझे सलमान के साथ रुखसत कर दें। दिन ब दिन दादा दादी की नफरत मेरे लिए बढ़ती जा रही थी। वो लोग मुझे देखकर ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया करते थे। इस दिन दादा अब्बू की तबीयत खराब थी। वो अपने कमरे में थे। जब से उन्होंने मुझे ज़ैन के साथ देखा था तब से वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे और पहले से ज्यादा बूढ़े दिखाई देने लगे थे। मेरी वजह से इन्हें बहुत सदमा पहुंचा था। दादी फुफ्फो के साथ मेरी शादी की शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी और मैं अपने कमरे में बैठी घुटनों पे सर टिकाए अपने आने वाले मुस्तकबिल का सोचकर बुरी तरह से रो रही थी। मैं सलमान की शक्ल भी देखने की रवादार नहीं थी। मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती थी, उसके साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मुझे अपने पास किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने एक झटके से सर उठाया तो सामने सलमान खड़ा था, जो चेहरे पर अजीब से तासुरात लिए, आंखों में अजीब सी चमक लिए मुझे देख रहा था। मेरी इस दिन के बाद से उसके साथ ये पहली मुलाकात थी। तभी उसे देखकर मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया और मैंने उसे कहा कि तुम निहायत ही घटिया इंसान हो। तो मुझे ये बताओ, तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? तुमने मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे इस तरह बदनाम कर दिया? मेरी बात सुनकर वो खबासत से हंसा और कहने लगा कि अगर ऐसा ना करता तो सीधी तरह से तुम कभी भी मेरे हाथ आने वाली नहीं थी। तुम्हारा वो बूढ़ा दादा तो कभी भी तुम्हें मेरे साथ भेजने के लिए तैयार नहीं होता। जितनी बार भी अम्मा तुम मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए मांगने के आई, तुम्हारे दादा ने इन्हें ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। इन्हें मेरे किरदार पे शुबा था, मेरे अंदाज पर गुस्सा आता था और वो समझते थे कि इनकी मासूम, शरीफ और पाक बाज पोती के लिए मैं किसी भी तरह से मुनासिब नहीं हूँ। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें बताऊं कि जब किसी के किरदार पर बोला जाता है तो उसे कैसा लगता है। यही वजह थी कि मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में था जिसमें मुझे कोई ऐसी बात मालूम हो जाए जिसे मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मगर मुझे लाख चाहने के बावजूद भी ऐसी कोई बात नहीं मिल रही थी। इस दिन जब मुझे नानी ने तुम्हें लेने के लिए कॉलेज भेजा तो तब मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं ये सोचकर मुतमईन हो गया था कि इस तरह से मैं तुम्हें हासिल कर सकता हूँ। नाना अबू के पास अपनी इज्जत बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसीलिए मैं घर आकर नानी को बताया कि तुम कॉलेज गई ही नहीं हो, न जाने किसके साथ हो। और इसके बाद मैंने तुम्हारे खिलाफ वो 4 और बातें करके नानी को तुम्हारे खिलाफ कर दिया था। वो दोनों यही समझ रहे थे कि जो मैंने उन्हें बताया था इन्हें वही नजर आ रहा था और मैंने इन्हें दिखाया था। मगर सच क्या था ये मैं जानता था या तुम जानती थी? मैंने तो सच बताना ही नहीं था और तुम पर किसी ने यकीन नहीं करना था। और फिर मेरे सोचे समझे मंसूबे के तहत वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। नाना अबू ने इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी शादी मुझसे तय कर दी और अब मैं अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। और अब न जाने क्या वजह हुई है कि नाना अबू रात से पहले पहले तुम्हें मेरे साथ भेजने के लिए तैयार है। कहीं तुमने सच में कोई ऐसा गुल तो नहीं खिला दिया? अपनी बात कहकर वो खुद ही हंसा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस कदर घटिया हो सकता है। वो अपने मकसद के लिए मुझे इस हद तक इस्तेमाल कर सकता है। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं उसका मुंह नोच लूं। मैं इस पर गुस्से से पल पड़ी। उसने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और गुस्से से गुर्राते हुए बोला कि मेरे साथ इतनी ही बदतमीजी करो जो तुम बाद में बर्दाश्त कर सको। तुम मुझे अभी वाकिफ नहीं हो। अगर मेरा दिमाग घूम गया
तो मैं ये लिहाज नहीं करूंगा कि तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता है। तुम्हारे साथ ताल्लुक बनाकर फिर तुमसे शादी से इनकार कर दूंगा। उसने संगीन अल्फाज में मुझे धमकी दी थी। इन बातों को सुनकर मैं हद तक रह गई थी। तभी बाहर से खटके की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गया, फौरन कमरे से बाहर निकला, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। इसके बाद वो मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए मुस्कुराते हुए वहां से चला गया था, और मैं ये सोच सोच कर अब कुड़ने लगी थी कि न जाने वो मेरे साथ बाद में क्या सलूक करता। ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो शख्स जो मुझे इज्जत नहीं दे सकता था, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता था, मैं उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। पूरी रात मेरी यही सोचते सोचते गुजर गई। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो घर में गैर मामूली सन्नाटा छाया हुआ था। हालांकि घर में हम 3 ही अफराद मौजूद थे। मुलाजिम अपने क्वार्टर्स में होते थे, मगर न जाने क्यों आज माहौल में एक अजीब सी उदासी खुली हुई थी। जब नाश्ते की टेबल पर आई तो वहां पर दादी अकेली थी। आज उन्होंने खिलाफे मामूल मुझसे अच्छे से बात की और मेरी तरफ देखकर तशवीश से बोली कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मैंने शिकवा कना नजर उन पर डाल दी। पिछले कितने ही दिनों से मेरी ऐसी हालत थी, मगर उन्होंने इससे पहले तो मुझसे फिक्रमंदी का इजहार नहीं किया था। मैं खामोशी से नाश्ता करने लगी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे आज मेरा निकाह नहीं बल्कि मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा था। तभी जब फुफ्फो लोग घर में आ गए तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। आने वाले वक्त का एहसास मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा था। तब मेरी हैरानगी की इंतहा नहीं रही जब दादी ने इन्हें ये कहकर निकाह करने से मना कर दिया कि अभी दादा अबू जरूरी काम से गए हुए हैं, और जब वापस आएंगे तो इनकी मौजूदगी में ही ये फरीजा अंजाम पाया जा सकता है। ये देखकर कुछ पल के लिए मैं मुतमईन हो गई थी कि अभी मेरी आजादी में कुछ वक्त बाकी था। सुबह से लेकर शाम हो गई थी, मगर दादा अबू वापस नहीं आए थे। अब सब लोग बेजार हो गए थे। फुफ्फो बार बार दादा अबू को कॉल कर रही थी, और वो हर बार ये कहकर कॉल काट देते कि मैं थोड़ी देर तक घर पहुंच रहा हूँ, घर पहुंचकर ही बात करता हूँ। सब लोग इनका इंतजार करते रहे थे, और फिर जब दादा अबू घर वापस आए तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था। न जाने अब वो मेरी जिंदगी का क्या फैसला करने वाले थे। अगर उन्होंने अभी सच में निकाह कर दिया तो सलमान का चेहरा तस्वर में आते ही मैं घबरा गई थी कि इस जैसे शख्स का तस्वर करना भी मुहाल था। मैं इसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। और फिर थोड़ी ही देर के बाद बाहर से अजीबो गरीब शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। काफी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। मेरा दिल लरजने लगा था। मुझे डर लगने लगा था कि न जाने अब क्या होगा। और फिर बाहर खामोशी छा गई थी। मैं हैरान परेशान थी, ये सब क्या था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब दादा दादी कमरे में आए और उन्होंने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मुझे यकीन नहीं आया था कि मेरे में इतनी बड़ी मुसीबत कैसे निकल सकती थी। दादा अबू ने बताया कि कल जब सलमान मुझसे बात कर रहा था तो उन्होंने उसकी तमाम बातों को सुन लिया था। वो खिड़की से उसे मेरे कमरे में आता हुआ देख चुके थे, और इन्हें ये फिक्र थी कि कहीं मैं उसके साथ कोई उल्टी सीधी बात ना कर दूं। तभी वो ये देखने के लिए मेरे कमरे में आ गए थे, मगर सलमान की बातें सुनकर उन्हें हकीकत पता चल गई थी। तभी अगले ही दिन वो मेरे कॉलेज में गए थे, और उस दिन की जब कॉलेज से मेरे बारे में मालूमात ली तो इन्हें पता चला कि उस दिन मैं कॉलेज में मौजूद थी, और उस दिन मेरा प्रैक्टिकल था, इसलिए मुझे छुट्टी लेट हुई थी। और फिर जब वो इन्हें ये बात कंफर्म हो गई तो इसके बाद जैन और इसके बाप से बात करने के लिए गाँव चले गए थे। तभी जैन ने उन्हें बताया कि हम दोनों में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते और शादी करना चाहते थे। दादा अबू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उन्होंने बगैर सोचे समझे परखे इतना बड़ा फैसला करना। जब सलमान की हकीकत उनके सामने आ गई तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, और फुप्पो को भी बताया कि उसने एक मासूम और शरीफ लड़की पर इल्जाम लगाया। फुप्पो दादा अबू से नाराज हो गई थी, मगर दादा अबू को इस बात की परवाह नहीं थी। मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि दादा अबू ने मेरी जैन के साथ शादी करने की हामी भर ली थी, और मुझे उन्होंने अब आगे बढ़ने की इजाजत भी दे दी थी। मैं इस बात पर खुश थी कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला होने के बावजूद भी बेगुनाह साबित कर ही दिया था, और मेरी जिंदगी की खुशियां लौट आई थी। दादा दादी की नजरों में मेरा एतमाद बहाल हो गया था। हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने रब को याद नहीं करते हैं, और दुनिया में इस कदर गुम हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, और हम दीन से दूर हो जाते हैं और किस किस तरह के कामों में पड़ जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी मदद की और मेरी जिंदगी एक डगर पर आ गई, और मैं बहुत खुश थी। मेरा एतमाद बहाल हो गया था, मेरे रिश्ते मुझे वापस मिल गए थे। बस ये जो दादा दादी और पोती का रिश्ता होता है, ये ऐसा ही खूबसूरत रिश्ता होता है, और अल्लाह का शुक्र है ये खूबसूरत रिश्ता मुझे नसीब है। मेरे वालिदैन नहीं है, लेकिन इसका नेमुल बदल अल्लाह ताला ने मुझे दे रखा है, और मेरे दादा दादी मेरे साथ हैं, और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। जो कुछ हुआ उसे बुरा ख्वाब समझकर मैं भूल जाना चाहती हूँ, और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, और कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे माजी का साया मेरे मुस्तकबिल पर पड़े, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं माजी को नहीं सोचूंगी।
کیونکہ انسان جتنا ماضی کی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا تو شیطان اسے ماضی میں دھکیل دیتا ہے اور بار بار اسے احساس دلاتا ہے کہ اسے فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے اور اس لیے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اب میں ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھوں گی، میں آگے بڑھوں گی، میرے اپنے ساتھ ہے میرے، اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔